स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टीचर से कम्युनिटी में। ये है लेक्चर नंबर 23 और आज का आपका टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत, प्रबंध को आप पहले पढ़ चुके हैं, आज सिद्धांत भी मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। लेकिन प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो कैसे आए, ये पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था। प्रबंध के सिद्धांत मेनली हेनरी फेयोल ने कितने सिद्धांत दिए उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रसिद्ध प्रबंध के ज्ञाता हुए हैं हेनरी फेयोल। उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। उन 14 सिद्धांतों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और भी बहुत से प्रबंध ज्ञाता हुए हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर प्रबंध के सिद्धांतों का उल्लेख किया और उनकी खोज की। आज हम प्रबंध के 14 सिद्धांतों का ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्रबंध के 14 सिद्धांत कौन कौन से। हेनरी फेयोल ने जो 14 सिद्धांत दिए हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सिद्धांत है आपका वो है कार्य विभाजन का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ वर्क। इस सिद्धांत में क्या है? हेनरी फेयोल ने कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार कार्य को छोटे छोटे उप कार्यों में बांट देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्य के छोटे छोटे टुकड़े कर देने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि जैसे 100 कुर्सियां बनाने का ऑर्डर आता है आपके पास, मान लो आप फर्नीचर का कार्य है आपका और आपके पास 100 कुर्सियों के बनाने का ऑर्डर आता है, तो आपके पास 5 श्रमिक हैं। टोटल श्रमिक आपके पास कितने हैं? 5। ठीक है, आप ये कार्य 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये जो 5 श्रमिक हैं इन पांचों को 20-20 कुर्सियां बनाने के लिए दे दी जाए तो वो बना लेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि इन सभी 5 श्रमिकों को अलग अलग कार्य करने के लिए दिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई श्रमिक कुर्सी के ये पार्ट्स बनाए, यानी कि कुर्सी के नीचे की जो लेग्स वगैरह है कोई वो बनाए। किसी श्रमिक को कुर्सी का ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये बनाने के लिए दे दिया जाए। ठीक है, किसी श्रमिक को प्लाई बनाने का, किसी श्रमिक को फिनिशिंग का कार्य, ठीक है, किसी को पेंटिंग का कार्य दे दिया जाए। तो इस तरीके से कार्य को 5 भागों में बांट दिया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि श्रमिक उस कार्य को बार बार करेंगे। जैसे 100 कुर्सियों का ऑर्डर है तो एक श्रमिक एक कार्य को 20 बार करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो उस एक कार्य में विशिष्ट बन जाएगा, विशिष्टीकरण का उसको लाभ प्राप्त होगा, जिससे कार्य की कुशलता बढ़ जाएगी, कार्य जो है बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हेनरी फेयोल ने ये कहा है कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में कुशल है उसको वही कार्य दिया जाए, पूरा एक कार्य उस व्यक्ति को न दिया जाए। तो इस प्रकार से कार्यों को विभिन्न भागों में पार्ट्स में बांट करके उन पार्ट्स को करने के लिए उनको दिया जाए ताकि विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हेनरी फेयोल के अनुसार इस प्रकार से कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में कुशल होता है उसको वही कार्य करने के लिए दे दिया जाता है। इसके बाद जो आपका सेकंड है प्रबंध का सिद्धांत वो है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। किसी अधिकारी को अधिकार दिए जाते हैं या किसी अधिकारी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसको उतनी ही उस कार्य को करने के लिए अथॉरिटी भी उतनी ही दी जानी चाहिए।
अगर अथॉरिटी उसको कम दी जाती है और उत्तरदायित्व ज्यादा दिए जाते हैं तो वो उस कार्य को कुशलतापूर्वक तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए हेनरी फ्योल ने कहा है कि उत्तरदायित्व एवं अधिकार में आपस में समानता होनी चाहिए। जितने उत्तरदायित्व दिए जाते हैं उस कार्य को करने के लिए उतने ही उस अधिकारी को पावर्स अथॉरिटी दी जानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में कोई सेल्स मैनेजर है तो सीनियर अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने उसको कहा कि पिछले साल से दुगनी सेल करनी है, ठीक है, उत्तरदायित्व तो उसको दे दिया, लेकिन उसको कुछ अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए इसकी सेल कैसे बढ़ाई जाए। वो उसके ऊपर फ्रीली छोड़ देना चाहिए कि कैसे उसको सेल बढ़ानी है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको उधार माल बेचने की छूट दे दी जाए ताकि सेल बढ़ सके। तो इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार उत्तरदायित्व के साथ साथ अधिकार भी बराबर की मात्रा में अधिकारियों को दिए जाने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है अनुशासन का सिद्धांत, डिसिप्लिन। कोई भी संस्था कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर अनुशासन के कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। किसी भी कार्य को करने के लिए अनुशासन होना जरूरी है। अगर कोई भी कार्य बिना अनुशासन के संपन्न किया जाएगा तो वो कार्य पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो सकता है, कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई कमी रही जाएगी। तो इस प्रकार से कर्मचारियों में अनुशासन और अधिकारियों में अनुशासन की भावना का होना बहुत ही जरूरी है। बगैर अनुशासन के कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, दो महान व्यक्तियों के एग्जांपल दे देता हूं। चलो, एक महान क्रिकेटर हुए सचिन तेंदुलकर। वो महान कैसे बने? उनका कार्य था क्रिकेट खेलना। वो क्रिकेट खेले लेकिन उनके अंदर एक अनुशासन था। वो अनुशासन से खेलते थे जिससे वो अपने कार्य में कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी लेके आए, जिसकी वजह से वो एक महान प्लेयर बने। तो इस प्रकार से कर्मचारियों में भी अनुशासन की अगर भावना होगी तो उनके कार्य में उनका मन लगेगा और वो कार्य को तन्मयता से कर पाए। ठीक है, तो ये है आपका अनुशासन। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रबंध का सिद्धांत है वो नंबर 4 पे आपका आता है आदेश की एकता का सिद्धांत, यूनिटी ऑफ कमांड। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है? इस सिद्धांत के अनुसार, आदेश की एकता सिद्धांत के अनुसार, श्रमिकों सबॉर्डिनेट को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। श्रमिकों को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हेनरी फ्योल करना है कि एक समय में कर्मचारियों का एक ही अधिकारी होना चाहिए। उनको एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए ताकि वो कार्य को संपूर्ण कर सके और कंफ्यूज ना हो कि कौन सा कार्य पहले किया जाना है। ठीक है, तो आदेश की एकता का मतलब यही है कि कर्मचारियों को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए ताकि वो कार्य को पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कर सके। इसके बाद नंबर 5 पे आपका आता है निर्देश की एकता का सिद्धांत। निर्देश की एकता का सिद्धांत, इस सिद्धांत में क्या कहा गया? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए दोनों कंफ्यूजिंग से लग रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं। आदेश की एकता में अधिकारी एक कर्मचारी से, इसमें क्या कहा है? समान उद्देश्य वाली क्रियाएं, यानी कि जिन क्रियाओं का उद्देश्य समान है, ठीक है, जिन क्रियाओं का उद्देश्य समान है, यानी कि जो एक जैसी क्रियाएं हैं उनको एक ही व्यक्ति, उनका अधिकारी एक ही व्यक्ति होना चाहिए और वो उसी के अंतर्गत संपन्न की जानी चाहिए। यानी कि एक जैसी क्रियाओं के लिए एक ही नियम, एक ही नीति होनी चाहिए। ठीक है, उनके लिए अलग अलग अधिकारी या अलग अलग नीतियां या कार्यविधियां नहीं होनी चाहिए। एक जैसे कार्य के लिए एक जैसी कार्यविधि होनी चाहिए। जैसे इस सिद्धांत में
क्या है इस सिद्धांत के अनुसार हम इसमें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो कंपनियां हैं, एक कंपनी है वो दो प्रोडक्ट बनाती है, मोटरसाइकिल और कार, ठीक है, अलग अलग हैं, मोटरसाइकिल और कार दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए इस कंपनी को चाहिए कि मोटरसाइकिल के लिए अलग से प्लानिंग, क्योंकि इसकी मार्केट बिल्कुल अलग होगी, तो इसके लिए अलग से कार्यविधि अपनाए, और कार की जो ये निर्माण कार्य करते हैं इसके लिए अलग से कार्यविधि या अलग से नियम, अलग से पॉलिसीज अपनाई जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत के अनुसार जो कंपनी है एक प्रकार के कार्य के लिए या एक प्रकार जो एक जैसे उद्देश्य हैं उनके लिए एक विधि और दूसरा है उसके लिए दूसरी विधि का पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 पे आता आपका व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है हेनरी फेयोल साहब ने कि अधिकारी को व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि पूरी फर्म के हित को ध्यान में रखना चाहिए। मैनेजर को ये नहीं देखना चाहिए कि अपने फायदे के लिए फर्म का अहित कर दे, फर्म को कटघरे में खड़ा कर दे। तो एक अधिकारी, एक मैनेजर को चाहिए कि व्यक्तिगत हित को दरकिनार करते हुए पूरी फर्म के हित को देखे, कर्मचारियों के हित को देखे, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत हित की अवहेलना की गई है और पूरे फर्म के हित को सर्वमान्य माना गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये हैं आज के आपके 6 सिद्धांत। आज इतना ही करेंगे हम, कल फिर हम करेंगे आगे, ये जो आपके जो सिद्धांत बचते हैं वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। घर रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।